नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात में चुनाव आ गया है, लेकिन पहले ऐसा मंजर सूरत में कभी देखने को नहीं मिला, जहां किसी विपक्षी पार्टी पर सत्ता पार्टी ने इस तरीके से हमला किया हो। खैर, प्रशासन ने तो अभी हमला करने वाले किसी व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है या नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालियन सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देश की राजनीति में शीर्ष पर पहुंचे नेताओं की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी इसी तरह होगी। हमेशा छोटी पार्टी को बड़ी पार्टी बनाने में कई सारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अपनी जान गंवा देते हैं और पार्टी को बड़ा करते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोग उस पर अपना एकाधिकार करने लगते हैं। खैर, अब आम आदमी पार्टी गुजरात में कामयाब होती है या नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से गुजरात में माहौल बनाया है और लोगों के मन में अपना घर बनाने के लिए पूरे दिलो जान से उनके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में देश में एक दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने की तैयारी में है। भाजपा इसको किस हद तक समझ पाती है, ये अब आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता घायल होकर अस्पताल पहुंच गए हैं और कई सारे नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। आज पूरे देश और प्रदेश में सकल सनातन धर्म के आराध्य भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सर्व ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में भी भगवान परशुराम जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें आज सुबह 8 बजे सुबह मां विरासिनी मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी की मंत्रोच्चार के साथ भव्यता से पूजा अर्चना हवन आरती करने के पश्चात बैंड बाजा एवं भगवान परशुराम की झांकी के साथ विशाल शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से निकलकर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए वापस मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। इसके उपरांत कन्या भोज कराया गया, फिर सभी विप्र प्रबंधों का भोजन प्रसाद वितरण किया गया। भगवान परशुराम जी की आज शोभा यात्रा नगर बिरसिंहपुर पाली में निकाली गई। ये कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद ये पहली यात्रा थी, जिसमें हमारे युवा वर्ग के विप्र बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको जोड़ने का श्रेय यदि जाता है तो हमारे युवा वर्ग के विप्र बंधुओं को जाता है। हम लोग ये 11-12 वर्ष से मना रहे हैं, ब्राह्मण समाज द्वारा मनाया जा रहा है। इसी आयोजन को लेकर पूर्व में हम लोग उमरिया में भी इसी आयोजन को कर चुके हैं। और आज जो ये आयोजन हुआ, इतनी धूप में, इतने चिलचिलाती हुई धूप में पूरा नगर भ्रमण करने के बाद आज शोभा यात्रा मां विरासिनी मंदिर में प्रवेश कर गई है। और कन्या भोजन के बाद सभी विप्र बंधु और अन्य लोगों को निवेदन किया गया है कि प्रसाद लेकर ही यहाँ से अपने घर को जाएंगे। महाराज की जय। बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ यहाँ मां विरासिनी मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले यहाँ मंदिर प्रांगण में सभी विप्र बंधु एकत्रित हुए, सभी धर्म संप्रदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए। पूजा आराधना हवन आरती के पश्चात नगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो प्रमुख चौराहे तिराहे से होकर के शहर का भ्रमण करने के उपरांत यहीं मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। इसके बाद कन्या भोज का कार्यक्रम किया गया। कन्या भोज कार्यक्रम के उपरांत यहाँ जो है सभी विप्र बंधुओं को भोजन और प्रसाद का वितरण किया गया। ये 11वां वर्ष था जो यहाँ के विप्र बंधुओं के द्वारा भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। हर वर्ष एक नए उपलब्धि के साथ हम यहाँ प्रयास करते हैं कि भव्य आकर्षक यात्रा हो। इसमें जो भी कमी होती है उसको हम और निखारने का। डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत बजाग अंतर्गत ग्राम पंचायत खमेरा का ये मामला है, जहां पर बैगा आदिवासियों को किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। जहां पर देखा गया कि बैगा आदिवासी लोग आज भी 20 साल पिछले युग में जीवन यापन करने को मजबूर हैं, जबकि शासन की ओर से तमाम योजनाएं संचालित की जाती हैं, पर इन योजनाओं का कोई भी असर उन आदिवासियों पर दिखाई नहीं दे रहा। और जब गरीब आदिवासियों से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम जंगलों से लकड़ी काटकर सिर में लकड़ी बोझ और बाजू में बच्चे को बांधकर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर बजाग पहुंच पाते हैं, जहां पर घर घर जाकर लकड़ी बेचने की बात करते हैं और जहां पर लकड़ी खरीदार आता है और औने पौने दाम में खरीद कर ले जाता है, तब जाकर हम गरीब आदिवासियों के चूल्हे में आग जल पाती है और किसी तरह हम अपने बच्चों का पेट भर पाते हैं। जब हम गरीब बैगा आदिवासियों से शासन की योजनाओं के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि ना तो राशन कार्ड बना है, ना ही प्रधानमंत्री आवास झोपड़ी में रहकर कर रहे गुजारा,
कुल मिलाकर बैगा आदिवासियों को शासन की योजनाओं से कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। हमको राशन 1 महीना चुक गए सर, तो हमको नहीं मिलता है। माने 1 महीना से कट गए वा नहीं, जब से गांव गयन, गांव दूर गयन, 2-3 दिन बाद रे आयन, 2 दिन बाद था मात्रिया नहीं, 2 दिन बाद था तो 2 दिन चुक गए, तो ओकर बाद नहीं मिलना है हमको राशन। झोपड़ी में रहने में दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है ना। कितने परिवार हैं आपके? 3 परिवार है। हाँ। और आपको राशन कार्ड बना है नहीं बना? अभी नहीं बना है, जाके बनवाऊंगा तब बनेगा। अभी आप कैसा अपना गुजारा करते हैं? अभी अब तो चल रहा है, अभी अब ऐसे अब लकड़ी उकड़ी धंधा करके। लकड़ी का काम करते हो? लकड़ी हाँ। बेचने ले जाते हैं? हाँ, मजाक। दिन भात कहाँ पाते, संझा के खाथन भात, दिन के पीथन पेज गेहूं के। क्यों ऐसा करते हैं? क्या समस्या है इसलिए ऐसा पेज पीते हैं फिर खाना खाते हैं? नहीं साहब, तो गेहूं के पेज पीथन, पेज भाजी चावल के संझा के भात खाथन, तभी 4 बजे चूल्ही परिवार। कितने परिवार है आपके घर में? 13 परिवार। और राशन कितना मिलता है? 35 किलो। कितने राशन कार्ड बने हैं आपके घर पे? मोर से मुख बनी से अभी मतलब 5 बच्चे, 2 बहू और नाती, आपके बीच में एक ही राशन कार्ड है? हाँ। और अलग से राशन कार्ड नहीं बना बच्चों का? नहीं बन पाया। क्या नाम है आपका और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नाम का है, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? खपरी पानी से। कहाँ जा रहे हैं? बजाक बेचने, लकड़ी बेचने। कितनी दूरी पड़ता है खपरी पानी से बजाक की? 10 किलोमीटर। तो आप लोग लकड़ी क्यों बेचते हैं? क्या वजह है लकड़ी बेचने का? तो अब पीटा नहीं चल रहा है, तब क्या करें, बेच रहे हैं लकड़ी। शासन को और क्या क्या लाभ मिला है? जैसे कि आपको पीएम आवास, राशन कार्ड वगैरह बने हैं? राशन कार्ड नहीं बना है। राशन के लायक जो हम जाते हैं तो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, 2 दिन दा थे मात्र। तो कहते हैं जो आते हो तो हम लेते देते हैं, अब नहीं आते हो जो दोबारा फिर खुलता है अगले महीना में, तो जाते हैं पहले वाले राशन हमारे देव कहते हैं, कहते नहीं मिलता है वो राशन तुम्हारा लैप्स हो गया, कहते बाकी महीना के मिलेगा, बाकी महीना के लैप्स हो गए। कौन कहता है? सकंजर बोल रहा है, सकंजर बोलो। सिकंदर कौन है ये? चौहान। हाँ चौहान। क्या है सेल्समैन, क्या है? हाँ सरस में। क्या नाम है आपका? समरू। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 14। कितने राशन कार्ड बने हुए हैं? एक ही बना है। कितने राशन मिलता है आपको? 35 किलो। तो गुजारा हो जाता है आपका पेट? नहीं होता है, क्या समस्या जाती है? वो तो हफ्ता भर नहीं जाता है। फिर कैसे आप लोग परिवार खाओगे तो कहाँ से हफ्ता भर जाए? नहीं जाए। आप लोगों का राशन कार्ड नहीं बना? नहीं बना। सिवनी जिले के कुरई थाना अंतर्गत बादलापुर पुलिस चौकी के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम सिमरिया और सागर निवासी 2 युवकों की बजरंग दल के युवाओं द्वारा बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक युवाओं पर गाय काटने का आरोप बजरंग दल द्वारा लगाया गया था। आदिवासी युवाओं की मौत की खबर आग की तरह फैलते ही सैकड़ों की तादाद पर समुदाय के लोग, क्षेत्रीय विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने कुरई थाने के सामने जमा होकर नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया और मांग पर अड़ गए कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक रास्ता जाम रखेंगे। जब तक उनके घर पर बुलडोजर नहीं रखा जाता तब तक वह अपना आंदोलन नहीं हटाएंगे। लेकिन आज पड़ोस के लोग आए बचाने के लिए, उन लोगों को भी मारा, पत्नी के कपड़े भरी। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गुंडों को हम लोग बना नहीं देंगे, उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ेंगे और उनके मकानों को, और एक उन्हीं की सेना, बजरंग दल तो उन्हीं के हैं। बजरंग दल है, इनके जो मुखिया है, तो इनको मुखिया को, आरोपी को पकड़ें और जितने लोग अभी फरारी में हैं तो इन्हें भी गिरफ्तार की जाए, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और कम से कम जो लोग मरे हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और इनको फांसी दी जाए, ऐसी मेरी मांग है। पुलिस के पास रिपोर्ट आई थी, करीब 2 से ढाई बजे के बीच की घटना है। कुछ 15 से 20 के बीच में लड़के थे जिन्होंने 2 आदिवासियों को गोमांस के साथ पकड़ा था। 10 किलो गोमांस था करीब, और उसमें पकड़ के पुलिस को सूचना न देते हुए इनने उनकी पिटाई की। इससे सुबह उनकी मौत हो गई, 2 लोगों की मौत हुई है। और इसमें पुलिस ने तत्काल 7 साढ़े 7 के आसपास एफआईआर दर्ज की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। 3-4 संदेही भी पुलिस की हिरासत में है। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। 3-4 टीमें बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की संभावना है।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस न होने पर नाराजगी व्यक्त की और मुकदमे वापस से न होने पर एक बड़े आंदोलन की बात भी कही। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार के एमएसपी पर समझौते की बात हुई थी, जिसमें सरकार ने सिर्फ किसान मोर्चा से कमेटी के नाम मांगे थे। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर लखीमपुर खीरी में किसानों की बैठक होगी, जिसमें लखीमपुर खीरी में हुई घटना के साथ साथ एमएसपी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, जिसके बाद सरकार को नाम सौंप दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, जिसके लिए सभी को मिलकर सामने आना होगा। लागू करेंगे तो उस टाइम पे जवाब दिया जाएगा। रहा उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात करी एमएसपी पे, वो एक समझौते में था। भारत सरकार ने कमेटी के नाम मांगे हैं। हमारी कल एसकेएम की भी मीटिंग लखीमपुर खीरी में होगी और लखीमपुर खीरी में मीटिंग है, जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसके बारे में भी होगी और एमएसपी पे क्या करना है उसके बारे में भी कल मीटिंग है। तो हम कल उसमें डिसाइड करेंगे कि उसमें नाम देने अभी नहीं देने। अभी सरकार को जो चिट्ठी लिखी उसका जवाब वो कब तक देगी, तो ये सारी चीज़ें कल तय होगी लखीमपुर में। हल्द्वानी में आज ईद उल फित्र की नमाज देश में अमन और शांति के साथ दुआ मांगने के साथ साथ अदा की गई। हल्द्वानी में आज ईदगाह पर सुबह 8:30 बजे से ईद की नमाज को अदा किया गया, जिसमें पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं इस मौके पर ईद की नमाज अदा होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज पूरे देश में ईद उल फित्र को मनाया जा रहा है और हल्द्वानी में भी ईद की नमाज अदा की गई है और ईद को देखते हुए पूरे शहर के अंदर पुलिस के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि ईद को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की गई, सफाई व्यवस्था की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई और नमाज को ठीक प्रकार से अदा किया जाए, इसका भी ध्यान रखा गया। सबसे पहली बात तो यही है कि मैं अपनी तरफ से तमाम शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूं कि सारी दुनिया में बिलउमूम और हमारे मुल्क में बिलखुसूस और हमारे शहर में अखस्सुल खवास अमन शांति और प्यार मोहब्बत भाईचारा उख़ुव्वत और हमदर्दी बनी रहे और उख़ुव्वत और हमदर्दी के साथ भाईचारे के साथ और आपसी मेल जोल और मेल मोहब्बत के साथ हम अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर ले जाएं। ईद की नमाज के लिए मैंने दोनों थानों की संयुक्त ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, बनबुलपुरा की और हल्द्वानी की। सारी ड्यूटियाँ अपने पॉइंट पर पहुँच गई हैं और सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और इस समय ईद की नमाज शुरू हो चुकी है। और ईद के पावन पर्व पर सभी शहरवासियों को, सभी ज़िलावासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई। और पुलिस के पुख्ता इंतजाम में कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। देख रहे हैं सभी जगह अभी ईद की नमाज की तैयारी हो चुकी है और कुछ हमारी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा भी की जा चुकी है और अभी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है और सभी जगह लगी हुई है, सभी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं और शांतिपूर्वक ईद की नमाज संपादित हो रही है। राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज स्थित मनसा देवी पर्वतमाला के जंगलों में लगातार हो रही आग की घटनाओं को लेकर पार्क प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। बीते 26 अप्रैल से राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगलों में लगी आग से करीब 40 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद भी बीते खड़खड़ी क्षेत्र स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगल में आग लग गई थी। वन क्षेत्राधिकारी दिनेश नौटियाल ने बताया कि राजाजी पार्क के जंगल में लगातार हो रही आग की घटनाओं को लेकर अब पार्क प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। राजाजी पार्क की हरिद्वार रेंज में करीब 50 से 60 कर्मचारी जंगलों में तैनात कर दिए गए हैं ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। हाँ, एक्चुअली में इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत सारी गर्मी पड़ रही है, लगातार फायर से रिलेटेड सूचनाएं आ रही हैं, कहीं हैपनिंग हो भी रही हैं। ऊपर इवन हिल एरिया में बहुत सारी इस तरह की हैपनिंग हुई हैं। पर जहाँ तक हरिद्वार वन प्रभाग का सवाल है तो हमारे पास इस तरह की कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है। एक आध छोटी मोटी घटनाएँ हुई हैं, पर उससे लेकर के हमने शुरू में ही तैयारियाँ शुरू कर दी। जैसे जनवरी फरवरी माह में हम लोग अपनी फायर लाइनों का फुकान करते हैं तो उस समय हमारी जो ड्रिल चली हैं, जो हमने एक्सरसाइज की हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ा, स्कूलों में हमने प्रोग्राम किए
तो उस समय हमने अपनी सारी तैयारियां कर दी थी। उसके बाद जो है हमने अपनी स्पेशल क्षेत्र जो बहुत सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ पे हमने टीमें बनाई हैं। उन टीमों में इस समय आप प्रभाग में देखेंगे तो 101 फायर वॉचर हम लोगों ने रखे हुए हैं, तो उनको उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हर एक क्षेत्र में टीमें हैं। 5 मई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हरिद्वार दौरा है। सीएम योगी हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत यूपी और उत्तराखंड के कई मंत्री भी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच हुए परिसंपत्ति बंटवारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया और उसके बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण कराया है। यूपी राजकीय निर्माण निगम द्वारा भागीरथी होटल का निर्माण किया गया है। सीएम योगी के दौरे से पहले यूपी के अधिकारियों ने हरिद्वार में डेरा जमाया हुआ है। उद्घाटन कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। इसका नाम किया था भागीरथी होटल, बराबर में जो बनाया उसका नाम है अलकनंदा होटल, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा दो नदी हैं, उनसे दोनों को मिलकर गंगा जी बनी है। यूपी टूरिज्म का होटल बन रहा है और यूपी वालों ने बनवाया अपने पैसे से, जो कि 72 बाई 36 स्क्वायर मीटर में इसका एरिया है और इसका 5 तारीख को भी ये पूरा कर दिया गया। निर्माण निगम द्वारा, यूपी राज्य के निर्माण निगम के द्वारा इसे बनाया गया है, जो कि ये 5 तारीख को, इसका 5 मई को उद्घाटन होना है। कौन कौन उद्घाटन में शामिल हो? उद्घाटन में योगी आदित्यनाथ जी, पुष्कर सिंह धामी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी और यूपी गवर्नमेंट के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उपस्थित होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे अपने 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर। दौरे की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में पौधारोपण किया। उसके बाद सीसीआर रूम का निरीक्षण किया और लास्ट में पतंजलि रिसर्च लैब का निरीक्षण किया। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगभग 30 मिनट का एक कार्यक्रम है, जहां पर आचार्य बालकृष्ण ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्वागत किया। मंत्री के साथ प्रदीप बत्रा विधायक रुड़की, आदेश चौहान विधायक रानीपुर आदि लोग मौजूद थे और उनके अन्य प्रकल्पों के बारे में जानकारियां माननीय आचार्य बालकृष्ण जी के साथ देखने को मिली। शायद जब तक आप विजिट नहीं करो कल्पना नहीं आती है कितना शोध, कितना रिसर्च चल रहा है, किस लेवल पे साइंस के साथ जोड़ा जा रहा है आयुर्वेद को। और मैं समझता हूँ हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, हमारे भारत के जो इतिहास है, भारत की जो परंपराएं हैं, इसको एक बार पुनर्जीवित करने का जो बहुत ही अहम ज़रूरी काम था, वो करने में जो आचार्य जी, स्वामी रामदेव जी सब ने और इनकी पूरी टीम आज अलग अलग इनके डॉक्टर, साइंटिस्ट सबके साथ भेंट करने का मौका मिला। छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल हो रहे हैं सीएम योगी। वहीं उन्होंने अपने बच्चों को चॉकलेट देकर प्यार किया। और आपको बता दें कि रात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने घर पर पहाड़ी खाना, मांडवे की रोटी और पहाड़ की रोटी, पहाड़ी व्यंजनों का आनंद लिया। और उनके भाई महेंद्र बिष्ट ने कहा कि आज हमें बड़ा गर्व है कि हमारा भाई अपने परिवार के साथ खाना खाया और जैसे हम पहले खाते थे, पुरानी यादें आज ताज़ा हो गईं। परिजनों और रिश्तेदारों के बीच अपना निजी समय बिताया सीएम योगी ने। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।